नमस्कार। शून्य थिएटर समूह आपका स्वागत करता है और आज यहाँ हम एक विशेष उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और वो विशेष उपलक्ष्य ये है कि आज देश के एक बहुत ही महान रंगकर्मी भानु भारती जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो हम सर को बधाई देते हैं कि आज उनका जन्मदिन है। आज 16 जुलाई का दिन है और 16 जुलाई के दिन सर की पैदाइश हुई सन 1947। यानी कि ये वो समय था जब मैं इस 1947 को देखती हूँ। आपको भी पता होगा, बहुत ही ऐतिहासिक साल है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसके ठीक तुरंत बाद हम आज़ादी का दिन देखते हैं। लेकिन अभी 16 जुलाई जो है वो गुलाम भारत, अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे हैं और ऐसे में राजस्थान में मरुथल में जन्म होता है हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रंगकर्मी भानु भारती जी का। और ये दिन मनाना बहुत ही मुझे एक गौरव का अवसर लगता है, क्योंकि अगर विशाल, मैं आपके साथ ये बात करना चाहूँगी क्योंकि आप भी 90 के दशक से थिएटर देख रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। रामजिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने थिएटर किया, उसके बाद आप मंडी हाउस में लगातार रंगकर्म को होते देख रहे हैं। तो जिन्होंने भी 90 के दशक का भी थिएटर देखा है, तब जबकि 90 का दशक अभी बहुत पास का दौर है, क्योंकि सर 70 के दशक के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलते हैं और वो दौर ऐसा था जब हम सबको ही पता है कि जुनूनी स्तर पर नाटक हो रहा था। 70 का दशक, और 70 के दशक में जो भी रंगकर्म कर रहे थे, वाकई में उन सभी में एक जुनून था, एक उत्साह था। उस समय मीडिया की तो ऐसी होड़ थी नहीं जो आज है, या सिनेमा का भी वो रूप नहीं था जो आज। तो 70 के दशक में इन्हीं मंडी हाउस के गलियारों में, और जो सर से मैंने सुना है कि किस तरह से यहाँ जो टैक्सी स्टैंड था बंगाली मार्केट में, जो अभी भी है, किस तरह से वहाँ पे रातें बीतती थी शुरुआती दिनों में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले और नाटक करना शुरू किया। उन दिनों में राज बब्बर साहब भी सर के साथ जुड़े हुए थे और ये सब मिलकर एक नाटक कर रहे थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैकबेथ की तैयारियाँ चल रही थी और वहीं पे खाना पीना खाया जा रहा था। और जिस तरह की फाका मस्ती हम लोग भी करते हैं यहाँ के मंडी हाउस के गलियारों में, क्योंकि थिएटर में अगर कोई एक चीज़ कॉमन है तो वो फाका मस्ती है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम एक निर्देशक को ऐसे देखते हैं कि उन्होंने अभी हालिया, मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं गए, कि 2011 और 12 में देश की 2 महानतम प्रस्तुतियाँ, तुगलक और अंधा युग, जो कि फिरोज शाह कोटला में हुई, उसका भव्यतम रूप देखकर हमको लगता है कि शायद यही रूप सदा रहा होगा। लेकिन नहीं, शुरुआती दौर में हर कोई फाका मस्ती के उस आलम से गुजरता है और इसीलिए मुझे लगता है कि सर को गालिब बहुत पसंद है, क्योंकि गालिब में, खबीर में वो फाका मस्ती है, जो फाका मस्ती मैंने देखा है कि थिएटर में तो अमूमन पाई जाती है। तो मैं 90 के दशक के थिएटर की बात कर रही थी। आपको पता ही होगा कि आपने देखा है कि अगर आप आज के दौर के रंगमंच को, जो आज है, उसको अगर आप 90 के दशक के रंगमंच से तुलनित करें तो आपको क्या क्या अंतर है? सबसे पहले तो सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मैम के साथ रंगमंच से जुड़े हुए हैं। और मैम, आपका जो क्वेश्चन है वो मतलब, और उसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि चुकाएंगे नहीं आपने देखा है सर के निर्देशन में और उसी ज़माने में देखा है, तो उसको बयां करें आप अपने उससे। मैम, उस वक्त मैं कॉलेज में था, बहुत ही यंग एज थी और हमारी किस्मत रही कि रेगुलर नाटक देखने में NSD में ही जाया करता था। काफ़ी सारे नाटक वहाँ देखे और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं किस्मत से इतने बड़े डायरेक्टर के नाटक देख रहा हूँ।
और उसका जो इम्पैक्ट है मेरी सोच में और मेरा जो रंगमंच नाटक देखने का एक नज़रिया है वो आज तक वैसा ही बना हुआ है। और मैं आज फिर मैं नाटक देखने जाता हूँ और उसका एक अपने आप ही कंपैरिजन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त के नाटक थे, उस वक्त जो रंग कर्म हो रहा था मैम, वो जो भी आर्टिस्ट थे उनको देख के ऐसा लगता था कि सोसाइटी बिल्डिंग, एक नेशन बिल्डिंग, एक समाज का जो मैं मानता हूँ कि थिएटर एक इनविजिबल पिलर है समाज का। तो ये उस तरफ बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा था। हर नाटक, हर कैरेक्टर मुझे अभी तक याद है। और चुकाएंगे नहीं का कोई सीन चुकाएंगे नहीं का मुझे अभी अच्छे से याद है मैम। वो सम्मुख में हुआ था। रेगुलर में अभी मंच में नाटक होते थे, लेकिन उस दिन सम्मुख में पहली बार देखा था कि आज अभी मंच में नहीं है, आज सम्मुख में एक नाटक है, चुकाएंगे नहीं। और फिर वो नाटक देखने बैठे, मुझे याद है कि वो हिलेरियस मेरे लिए ना, वो मतलब एक ऐसे लग रहा था कि बहुत ही हिलेरियस सिचुएशंस वहाँ पे हो रही थी कि हल्का हल्का मुझे याद है कि सोसाइटी है और वो सभी लोग साथ रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो लोग एक साथ जुड़कर और मुझे सॉल्व करना चाह रहे मैंने हैं। भी वो नाटक देखा और शायद यही वो समय था। सनी रिकॉर्डिंग पे हैं, तो सनी शायद यही वो समय था कि मैंने सही मायने में चुकाएंगे नहीं जब नाटक देखा, तो मेरा ये एक मतलब मुझे लगा कि काश कि मैं इस नाटक का हिस्सा होती, काश कि मैं इस नाटक के निर्देशक के साथ काम करती, और वो जो काश था वो मेरे जीवन का सच बन गया। और एक दिन नियति मुझे वहाँ ले गई और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सर के साथ रह के बैठ के जो मैंने नाटक को देखा, बाहर से जो देखा, जो सर नाटक करते थे, जैसे बहुत सारे नाटकों से मैं जुड़ी रही, कम से कम जब मैं सर के पास जिस साल पहुंची, उस साल से लेकर अगर मतलब बिल्कुल करेक्टली बोलूं तो 2002 से मैंने सर के साथ नाटक करना शुरू किया, और तब से लेकर अब तक कि उनके हर नाटक की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी, कहते हैं ना कि एक बूंद की तरह तो उपस्थिति रही है। तो जो मैंने प्रक्रिया देखी, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई इस बात का कभी भी गम नहीं रहेगा कि मैं निरंतर जॉब में रही, जॉब से मैं रिहर्सल्स पे जाती थी, और कि मैं किसी इंस्टीट्यूट लाइक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से क्यों नहीं, मेरी पढ़ाई तो श्री राम सेंटर से है। और चुकाएंगे नहीं एक माइलस्टोन बन गया मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि मैंने इस तरह का संजीदा जो टॉपिक था, इस तरह के हास्य के कलेवर में जो मतलब गुदगुदा दे किसी को भी, और जिस तरह से आपको पता है कि दारियो फो का जो टेक्स्ट है उसको करना आसान काम नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल है। सर की ख़ास बात ये है कि पकड़ जो है उनकी, भारतीय जो प्राचीन नाटक हैं, संस्कृत नाटक हैं, उनसे लेकर जो पाश्चात्य नाटक हैं, क्योंकि बाद में हेडा गैबलर से मैं बहुत जो तेजी बरार नाटक उन्होंने निर्देशित किया, उससे मैं बहुत क्लोजली जुड़ी रही, या फिर डूबी लड़की की जो कहानी उन्होंने किया उससे बहुत क्लोजली जुड़ी रही। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैंने उनको असिस्ट किया था, टीकम उनको असिस्ट करे थे और मैं भी जाती थी, उस नाते से मैं कह रही हूँ कि मैंने असिस्ट किया, क्योंकि मैंने पूरा जो प्रोसेस है वो बाहर से देखा कि किस तरह से एक अल्टीमेट डायरेक्टर, किस तरह से उनकी मंच की पूरी संकल्पना जो है, जब वो आते हैं रिहर्सल्स लेने और कलाकार होते हैं, उससे पहले उनके मन में वो मंच की संकल्पना घटित हो चुकी होती है, और फिर किस तरह से वो मंच जो है वो धीरे धीरे विस्तार पाता है, मतलब वो मंच जो है वो लगने लगता है। और बहुत सारे नाटक तो ऐसे हैं जहाँ सर एक मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा मंच रच देते हैं, जैसे तुगलक है या अंधा युग है या तेजी बरार है या हेडा गैबलर, तेजी बरार वही हेडा गैबलर, या फिर चुकाएंगे नहीं, इसकी तो मंच संख्या देखकर मैं एकदम हैरान। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ वो बिल्कुल खाली मंच पे खेलते हैं, या महामाई का भी मंच जो है वो बहुत ऐसा डीप, एक इतनी गहराई में ले जाता है अगर वो नृत्य की देवी।
तो वो एक नाटक मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था और मुझे लगता है कि वो आपने भी देखा और वो उस दौर का मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक था। हम उन चीज़ों को संजो के उस तरह से नहीं रख पाए या वो नाटक लगातार नहीं होते, ये एक दुखद बात है। लेकिन जिन्होंने भी चुकाएंगे नहीं नाटक देखा है, उसमें वही जो आपने कहा कि उसमें ऐसे तत्व थे जो बांध लेते थे, ऑडियंस को खिसकने नहीं देते थे, हिलने नहीं देते थे। और मुझे लगता है कि वो एनएसडी की सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुतियों में से एक है। मयंक, आपने सर का मतलब तमाशा ना हुआ और बापू, दो नाटक मुझे लगता है कि आपने देखे हैं, क्योंकि इधर हालिया अगर मैं कहूँ तुगलक और अंधा युग की जो प्रस्तुतियाँ फिरोज शाह कोटला में हुई, वो तो एक बहुत ही बड़े फलक पे वो प्रस्तुतियाँ थी। वो बार बार उनकी पुनरावृत्ति उस तरह की प्रस्तुतियों की हमारे देश में संभव अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन ये दो नाटक सौभाग्य से मुझे लगता है आपने देखे। और सनी, आपने भी देखे, आप कैमरे के उस साइड हैं, तो इस साइड आएंगे कुछ अभिव्यक्त करने तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप कुछ कहना चाहें? वो बिल्कुल ही अलग तरह के, क्योंकि एक दौर था जब अलग तरह के नाटक हो रहे थे, ये दो नाटक बिल्कुल ही अलग तरह के। अगर पूरी यात्रा की बात की जाए तो मुझे लगता है कि तमाशा ना हुआ और जो बापू है वो खैर एक लंबी यात्रा का पड़ाव है, लेकिन वो बहुत ही अलग तरह के हैं जो हम अभी बात कर रहे थे, चुकाएंगे नहीं या महामारी या देहांतर या तो कुछ। नमस्कार। सबसे पहले तो भानु सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि रमा मैम के माध्यम से हम शून्य के साथियों को मौका मिला कि हम सर का एक इंटरव्यू ले सके और उनसे हमने काफ़ी लंबी बातचीत करी जो 2 भागों में आई, कम से कम 2-2.5 घंटे की बातचीत। तो उस दौरान मैंने उनको काफ़ी करीब से जाना, उनके काम करने के तरीके को काफ़ी करीब से जाना। और जब उससे हम पहले भी शून्य में सर आ चुके हैं, उनकी किताबों का विमोचन हुआ है, उनके नाटकों की स्क्रीनिंग हुई है, आप काफ़ी पहले से सर से मिले हैं। जी, तो सर से पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है। हमने अटीक में तमाशा ना हुआ जो उनका नाटक है उसका विमोचन, उसमें हम भागीदार रहे। और उसके बाद हमने वही नाटक तमाशा ना हुआ श्री राम सेंटर में देखा। सर का नाटक बापू जो कमानी में हुआ वो देखा। और उसके बाद हमें सौभाग्य रहा, हमें मौका मिला सर से बातचीत करने का, उनके व्यक्तित्व को जानने का। तो उस दौरान जो है उनकी काफ़ी समझ जो उनकी है थिएटर को लेके, उसका हम कुछ 1% हम समझ पाए और जान पाए उसको। और उसी दौरान जब उनके नाटकों पे हम रिसर्च कर रहे थे तो उनके काफ़ी नाटकों से गो थ्रू हुए। तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि कितनी उनकी जो डिज़ाइनिंग है नाटकों की और जो उनका जो ब्रॉड विज़न है नाटक को लेकर, और वो कितने अलग अलग डायनामिक्स और कितने अलग अलग उसको आप देखेंगे तो मुझे याद है मेरे पास नाचनी का एक क्लिप पड़ा था जो मैंने तुम्हें दिखाया था और उसमें तुम्हें बड़ा अच्छा लगा था। सर ने जो शीशों का प्रयोग उसमें किया मैं था, आ उस रहा पे तुम था। कुछ बोलना चाहते थे। तो वही तो उनकी जो विज़न नाटकों को लेके रही वो बहुत ही एकदम वास्ट रही। मतलब जो मेरे को उनके काम को पढ़ के समझ आए, एक तरफ वो जहाँ फोक थिएटर कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ तेजी बरार जैसा एक नाटक जिसमें जो सेट है उसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, खिड़कियाँ, एक अलग किस्म का नाटक। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कथा कही एक जले पेड़ में, जिसकी जो सेट डिज़ाइनिंग है वो एक बिल्कुल ही अलग तरीके की है। कहीं से कुछ रस्सियाँ लटक रही हैं, कुछ हाथ दिख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नाचनी मतलब मिनिमल सेट। और उसमें एक मैं जब रिसर्च कर रहा था तो एक उसमें क्लिप है कि जो नाचनी है जो सिंधु भाग्य मिश्रा जी उसमें कर रही थी, वो बीच में जो है ऐसे गोल गोल चक्कर खाती हैं और पीछे जो है कई सारे शीशे हैं जिनमें उनका प्रतिबिंब दिखता है। तो उस समय मतलब ये परिकल्पना मुझे देखकर मतलब मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। जादू, क्योंकि नाचनी की रिहर्सल हमने सिंधु मैम को करते हुए इतनी बार देखा, इतना सीखा नाचनी जब वो करती थी। और क्योंकि एकल अभिनय, अकेली स्टेज पर रहती हैं, कम से कम 2 घंटे के करीब नाचना ही है उसमें।
सर सामने से निर्देशित कर रहे हैं, हम बैठ के जो और टीम है हम लोग देख रहे हैं। तो जो देख के सीखा मयंक, और ये जो तुमने दृश्य बंद बांधा, ये जो तुमने क्लिप देखी, वाकई में ये जब होता था नाटक, मुझे याद है एक बार राम गोपाल बजाज जी देखने आए थे, और क्योंकि नाटक 2 घंटे का होता था, एक ही कलाकार नाच रहा है, एक ही कलाकार मतलब डायलॉग सब, तो सिंधु जी जब उनसे बात कर रही थी, हम लोग अभी छोटे ही थे, तो मैंने उनको कहते सुना कि ये जो नाचनी जैसा परफॉर्मेंस है, बजाज साहब ने सिंधु मैम को कहा कि ये अद्भुत है सिंधु, और रचना भानु सर एक नाटककार भी। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर बैठा। तो इसमें जो प्रतिबिंब और जो उसमें पीछे से मृदंग या जो वो एक म्यूज़िक आता है जिस पे वो गोल गोल नाचती हैं, और फिर धीरे से वो पीछे के शीशे निकलते हैं जिसमें उनका प्रतिबिंब दिखता है। तो एक तरफ इस तरीके की डिज़ाइनिंग और दूसरी तरफ आप देखेंगे कथा कही की डिज़ाइनिंग। मुझे उनके कामों पे रिसर्च करते हुए कि वो एक दृश्य है जिसमें वो खून निकल रहा है, और उस खून धरती में से खून निकल रहा है, और उसको दिखाने के लिए जो उन्होंने बीच में एक व्यक्ति है और उस पर इतना बड़ा एक लाल कलर की चादर है जो पूरी स्टेज को कवर कर रखी है। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग, और दूसरी तरफ आप देखें तो और जो वो भीलों के साथ है नाटक, और बिल्कुल उनके साथ रहकर, और गवरी, क्योंकि यहीं पे अगर बात आ गई है तो गवरी जैसी लोक नाटक को यहाँ शिष्ट समुदाय में लाना और उन्हीं अभिनेताओं के साथ लाना, और स्क्रिप्टेड नहीं होते थे ये, स्क्रिप्ट सर ने उसी वक्त इनकी सर्जना की, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकते थे। तो ये नाटक मैंने देखा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, और वो उस कपड़े को लेके वो लाल समुद्र, और उस पर बहुत चर्चा हुई थी इस तरह के क्राफ्ट को लेके। हबीब तनवीर साहब ने खुद इस क्राफ्ट की जो है वो बहुत प्रशंसा की, आपने बहुत अच्छी चीज़ें को। और उसी में साथ में जो उनके फोक इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल मैंने देखा कि वो कैसे पूरे जो व्यक्ति हैं वो पूरे रस्सियों से बंधे इतने बड़े एक कॉस्ट्यूम के साथ बैठे हैं साइड में, और वही फोक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जो उनसे एक ऑरा और जो वाइब बन रहा था स्टेज का वो बहुत अच्छा। और उसके बाद हम एकदम आ जाएं तो तमाशा ना हुआ, और फिर और उससे बड़ा कैनवस देखें जैसे सर कहते हैं तो अंधा युग, जिसमें मतलब इतने सारे आर्टिस्ट कहीं कहीं से वो देखा मैंने, वो मोमबत्तियों से को लेकर जो एक उन्होंने रचना देख करी है वो वाकई मतलब उसको देखना एक सच में सौभाग्य है। फिर तुगलक में जो उन्होंने दिखाया है, और ख़ास तौर पे जो मैंने एक देखा दृश्य जिसमें तुगलक खून कर देता है, तो वो उसकी जो कल्पना करी। और मुझे रिहर्सल याद आ गई इसी दौरान, क्योंकि यशपाल कर रहे थे तुगलक का दृश्य, और सर चाह रहे थे कि इस तरह से वो खंजर घोंपे। बहुत बातचीत हो रही थी इस पे, लगातार बातचीत हो रही थी कि ऐसे ऐसे ऐसे, और अल्टीमेटली सर खुद आए और सर ने वो करके जब दिखाया तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ ऐसा। और सीरियसली यशपाल ने बहुत मेहनत की तुगलक पे। मैं खुद हर दिन रिहर्सल्स में वहाँ पे उपस्थित थी, एक भी नागा किए बगैर। तो वो जो का त्यों जैसा सर चाहते थे और सर ने करके दिखाया, मैं तो हैरान रह गई मतलब, क्योंकि जो सर ने आषाढ़ का एक दिन किया वो तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो इतना पहले 70 के दशक में और चंद्रा जी के साथ मल्लिका कर रही थी उसमें चंद्रा जी, तो वो तो हमारा सौभाग्य नहीं हुआ कि हम देख पाए। पर मैंने रिहर्सल के दौरान सर को जो ये एक्ट करते हुए देखा कि किस तरह जो डायरेक्टर्स का एक विज़न होता है वो किस तरह से एक्टर को देता है, और एक्टर अगर मेहनती हो तो कैसे पूरा का पूरा उतार लेता है, और यही वो दृश्य है। और इसके बाद सौभाग्य मिला सर की जापान यात्रा के संबंध में जानने का। उसके बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया, वहाँ के फोक के बारे में, और वहाँ का फिर सर के माध्यम से हम ये समझ पाए कि जापान का फोक और यहाँ का फोक कहाँ पर एक पॉइंट पर आके दोनों समांतर मतलब वो हो जाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर आके खड़े दिखते हैं। कैसे वहाँ भी एक
ट्रांस में या फिर एक हाल की स्थिति में जाने की बात होती है, और जहाँ पे वो जो कठपुतली चला रहा है और जो कठपुतली है वो एक हो जाती है जापान के फोक में, और कहाँ जब यहाँ पर जो भीलों की जो संस्कृति है वहाँ पर जब वो हाल की स्थिति में पहुँच जाते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और ये मेरे को लगता है ये वो समय है, और सर उन थिएटर आर्टिस्ट में से हैं जिन्होंने भारतीय कला को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की, पूरे भीलों के साथ जाके इतने लंबे समय वहाँ रहकर उनके साथ रहना, उनके ट्रेडिशंस को देखना, उसमें पार्टिसिपेट करना और उनको समझना और उस कला को यहाँ दिल्ली तक लेकर आना, तो मुझे लगता है दिल्ली और गोवा और देश के तमाम भागों में, और यहाँ तक कि जब 84 के दंगे हो रहे थे तब भी ये पूरा का पूरा समूह जो है वो यात्रा कर रहा था। आप लोगों ने सर को देखा है काम करते हुए, तमाशा ना हुआ और बापू का मैंने इसलिए जिक्र किया था कि आपने उसमें सर को आपने साक्षात देखा है, तो उस पर मैं चाह रही थी कि जब आपने भी सर को देखा आपको कोई फील बना, आप कैमरे के माध्यम से वहाँ तक आवाज़ अपनी पहुँचाना चाहें। नमस्ते। सबसे पहले मैं भानु सर को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे आज भी याद है एक प्रोग्राम था उनका मंडी हाउस पे, तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मेरे शरीर में एकदम से कह सकते एक अलग सी झंझनाहट हुई कि एक इतनी बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी है कि उनको देखने पर से ही मेरे अंदर से एक, मैं कह सकता हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह हुआ। और उनके काफ़ी सारे नाटक हैं, बट मैंने कुछ एक सुने हैं और रिहर्सल भी देखी है, जैसे नाचनी हुआ और कथा कही एक जले पेड़ ने, उसकी काफ़ी हमने रिहर्सल की है। मतलब जो और प्ले, तुमने खुद उसमें एक्ट किया है। हाँ एक्ट भी किया सोनो है। तोरी में सोनो तोरी में मैंने उसमें किया है कथा कही एक जले पेड़ ने। तो जो लिखने का उनका तरीका है, मैंने ज़्यादा अच्छे से गहन तरीके से नहीं पढ़ा है उन्हें, लेकिन कुछ एक प्ले को पढ़कर लग सकता है कि उनका जो लिखने का तरीका है वो काफ़ी अलग है, और यही दर्शाता है कि वो दूसरों से भी काफ़ी अलग है। हाँ, सोनो तोरी में का कुछ तो बताओ, तुमने किया है थोड़ा डिटेल विस्तार, कैसे किया, कैसा लगा? सोनो तोरी में का मतलब जो स्टार्ट किया था, बिगनिंग हुई जो रिहर्सल से, इट वाज लाइक कि बस अभी इसे पढ़ना है, बट जैसे ही 2-3 दिन बीते उस प्ले को लेकर, उस कैरेक्टर को लेकर, तो समझ में आया कि इसके लिए और थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बॉडी लैंग्वेज हमें कैरी करना पड़ेगा अपने साथ, एंड जो वॉइस पिच है उसके साथ पूरा काम करना। एंड पूरा क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर रमा मैम को देना चाहूँगा, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी मेहनत की इस प्ले में। अभी तक के लिए मैं थैंक यू इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, जैसे ऋषि ने जिक्र किया, कथा कही एक जले पेड़ ने, शून्य अभी तक इसके काफ़ी ऑल टुगेदर हाँ काफ़ी शोज कर चुका है, 10 होने वाले हैं, और मेरा ये एक फेवरेट नाटक है। सर एक नाटककार भी हैं, चंद्रमा सिंह उर्फ चंपू। नाचनी तो बहुत ही मुझे प्रभावित करता है, लेकिन हाँ मेरे भीतर वो पता नहीं कब से, जब से मैं उसको देख रही हूँ, पल रहा है 2002 से लेकर अब तक, लेकिन मैं उसे टच नहीं कर पाई अभी तक। और कथा का ही पता नहीं कैसे झंकृत करता है, और मुझे लगता है हम सब ने जो यहाँ बैठे हैं, हमने बैक स्टेज में या ऑन स्टेज रहकर कथा कही को किया। अंकित, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको ये मौका। सारा धन्यवाद मुझे मत दो, धन्यवाद से आगे बढ़ो। हाँ, तो भानु सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे ज़्यादा तो इस बारे में, नाटक के बारे में समझ नहीं है, लेकिन हाँ मैम के निर्देशन के अंदर मैंने भानु भारती सर की एक कथा कहीं एक जले पेड़ के बैक स्टेज में काम करा, तो वो बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो उस प्ले से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सर की जो पर्सनैलिटी होगी बहुत ही एनर्जेटिक होगी, ऑफकोर्स कि बहुत ही अच्छा प्ले है वो, और क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। और मैंने सर से एक बार, मुझे संगीत साहित्य अवार्ड में सर से मिलने का भी मौका मिला, तो उनका पर्सनैलिटी बहुत पोलाइट है, तो ये सब पता है मेरे को। बहुत बाकी मैम को बहुत बहुत थैंक यू ये सब मौका देने के लिए। बहुत अपने युग के बहुत ही
कठिन कर्म करने वाले, कठिन कर्म साधने वाले, कठिन समय के कठिन निर्देशक। बातें तो इतनी सारी हैं। फिर वही मैं भुवनेश्वर पर जाऊंगी कि भुवनेश्वर को जब किसी ने छुआ नहीं था, स्पर्श नहीं किया था, उनके नाटकों को करने की कोशिश तक नहीं की थी, जबकि भुवनेश्वर हिंदी नाट्य साहित्य के एक बहुत बड़े नाटककार हैं। सबसे पहले 70 के दशक में ही जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से सर निकलते हैं तो सबसे पहले वो जिस नाटककार को साधते हैं वो नाटककार भुवनेश्वर है। और उनके तांबे के कीड़े को, जैसे कि मयंक ने उनके क्राफ्ट पे बहुत अच्छे से बात की है, एक नए क्राफ्ट के साथ हिंदी जगत को देते हैं, आज़ादी की नींद को वो साथ ही साथ करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से अभी तमाशा ना हुआ, बापू तो लगातार अभी हो ही रहे हैं। सर के निर्देशन में इसी तरह नाटक आते रहें और हम देखते रहें। अभी हालिया हमने एक पोस्टर भी देखा जिसमें उदयपुर के ही एक निर्देशक सर के ही मार्गदर्शन में लिखा हुआ था कि आषाढ़ का एक दिन नाटक होने जा रहा है। तो एक अलग किस्म का मुझे रोमांच हुआ कि वो नाटक आए तो मैं देखूं, क्योंकि शून्य में हम खुद भी आषाढ़ का एक दिन करते हैं, सर के आशीर्वाद से ही करते हैं। सर ने आकर उस नाटक को देखा भी, हमें आशीर्वाद भी दिया। तो मुझे लगता है कि इसी तरह, क्योंकि बड़ों का जो वरद हस्त है वो जब हम पे बना रहे तो वही पीढ़ियों का निर्माण होगा। वहाँ से जो चीज़ें यहाँ आई, यहाँ से वो चीज़ें आगे जा रही हैं। आप में से किसी को अगर और कुछ कहना हो तो? मुझे तो यही कहना है कि जब हम सर से मुलाकात करके वापस आए तो मुझे इतना एनरिचिंग लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं, मेरे साथ सागर और सनी सबको, मतलब हमें लग रहा था कि यार कितनी अच्छी, किस पर्सनालिटी से हम मिलके लौट रहे हैं, और कितनी, मतलब हम सच में ऐसा लग रहा था कि एनरिच्ड फील कर रहे थे हम बहुत ही। उस समय तो ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था जब हम सर से बातचीत कर रहे थे, तब हम उसमें थे कि हम अपना काम कर रहे हैं और हमें ही करना है। बट जब हम थोड़ा सा बाहर आए और कुछ समय बीता तो हमें लगा कि हम किन से मिल के आ रहे हैं, वो रियलाइजेशन हमें बाद में हुई, और बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड और भरा हुआ महसूस किया खुद को। और यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मैंने नाटक होते हुए देखे, चाहे वो सम्राट की रचना प्रक्रिया हो, या वो तमाशा ना हुआ का हो, नाचनी का हो, महामाई का हो, देहांतर का हो, भीलों के साथ सर को जब मैंने नाटक करते देखा हो, या फिर वो तेजी बरार हो, या फिर वो अंधा युग की रिहर्सल्स हो, या फिर वो तुगलक, इतने सारे कहने को ये नाम इस तरह से गिने, लेकिन हर नाटक की, क्योंकि इतनी रिहर्सल्स हुई हैं। अंधा युग, देहांतर और महामाई पूरे भारत में हुए हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि खुद मैंने उन नाटकों में कुछ भूमिकाएं की हैं सर के निर्देशन में, और मैं उस दौर को नहीं भूल सकती। अगर आज शून्य कुछ भी कर रहा है, जो भी हम प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो वहीं से प्रवाहित हुआ रस जिससे हम सिंचित हो रहे हैं। इसलिए आज रंगमंडल जो सर ने स्थापित किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि देश में एक, जिसको कहते हैं ना कि वो उस समय हुए, लेकिन उस समय न जाने कितने लोग सिंचे। और सर के निर्देशन में मैंने उत्तरा बावकर जी को, रवि झांकल जी को, रवि खानविलकर जी को, हिमानी शिवपुरी जी को, कितने बड़े आर्टिस्टों को तो मैंने भी एक्ट करते देखा है, मोहन महर्षि जी को। तो ये तो धरोहर है जो हमें सींच रही है। और आज सर के जन्मदिन पर हम यही कहते हैं, बार बार ये दिन आए, बार बार हम इसी तरह